Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So today we are going to start our third lecture, and the topic which we are going to discuss in this lecture is phrases. आज हमने सीखना है कि फ्रेज क्या है। हम जो फ़िक्रे या सेंटेंसेस बोलते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और एक फ़िक्रे के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, उनमें से ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप है जिसका मीनिंग होता है लेकिन वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करता। इट मीन्स कि फ्रेज़ एक सेंटेंस नहीं होता बल्कि सेंटेंस का पार्ट होता है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकती हैं। सो ये एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करता लेकिन इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द पार्क, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर एक सेंटेंस तो नहीं बन रहा लेकिन हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है या हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इन द पार्क, पार्क में। सो यहाँ पे प्लेस की इन्फॉर्मेशन तो बताई जा रही है, मतलब कि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट बताया जा रहा है ना वर्ब बताया जा रहा है। और सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो प्लेइंग इन द पार्क, अब इसका भी हमें मतलब समझ आ रहा है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हु इज़ प्लेइंग इन द पार्क, कि कौन खेल रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट नहीं बताया गया यहाँ पे। सो इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में, दीज आर कॉल्ड एज फ्रेजेस। अब फ्रेज़ उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेज़ की यहाँ से पढ़ते हैं कि फ्रेज़ क्या है। अब फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। इट डज नॉट contain both a subject and a verb. It does not express a complete thought. Functions as part of a larger sentence. हमने ये बातें पहले की हैं कि ये ना तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद इसमें दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं आते। देन ये एक कंप्लीट जो थॉट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड नहीं करता। और उसके बाद ये अब एक सेंटेंस का पार्ट होता है और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं। देन है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब है और देन ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं आएगा, या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा। उसके बाद है कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या एक कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब फ्रेजेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? फ्रेजेस की टाइप्स यहाँ पे 8 टाइप्स बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज़ नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जैरन फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। हम वन बाय वन इन फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ये इट फंक्शन एज अ नाउन इन सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन अपना रोल प्ले करेगा। इसका स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर क्या क्या होता है वो है नाउन प्लस मॉडिफायर। तो इसमें क्या क्या होगा कि ये इट फंक्शन एज अ नाउन इन सेंटेंस, ये नाउ एज अ नाउन सेंटेंस में फंक्शन अपना रोल प्ले करेगा। और इसमें नाउन और मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर क्या करेगा? नाउन को मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द ब्राइट ब्लू कार इज़ पार्कड आउटसाइड। सबसे पहले ये हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस है। हमने बोला कि फ्रेज़ जो है वो एक सेंटेंस नहीं होता, हमने इसमें से फ्रेज़ खुद निकालना है। सो इसमें से फ्रेज़ होगा द ब्राइट ब्लू कार। अब इसका मतलब तो समझ आ रहा है लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, जबकि जो सेंटेंस मैंने पहले बोला द ब्राइट ब्लू कार इज़ पार्कड आउटसाइड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस था कि जो ब्राइट ब्लू कलर की कार है वो बाहर पार्क की हुई है। सो इसमें से फ्रेज़ है द ब्राइट ब्लू कार। अब इसमें नाउन है कार और जो ब्राइट ब्लू है वो नाउन को मॉडिफाई करके बता रहा है कि जो कार है वो ब्राइट ब्लू कलर की है। सेकंड एग्जांपल है आई सॉ अ वेरी लार्ज पिज़्ज़ा ऑन द टेबल। इसमें से फ्रेज़ है अ वेरी लार्ज पिज़्ज़ा।
जो पिज़्ज़ा है वो नाउन है और जो उसको मॉडिफाई कर रहा है आ वेरी लार्ज, ये इसका मॉडिफायर है, वो बता रहा है कि ये बहुत लार्ज पिज़्ज़ा था। नेक्स्ट वन है वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ क्या होता है? इट इंक्लूड्स मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, और ये किसी भी एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है। जैसे देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में वर्ब के और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे। वर्ब का हमने बोला था इट इज़ अ डूइंग वर्ड, मतलब कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो वर्ब उसको एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे भी क्या है कि ये डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, के किसी भी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन रनिंग, इसमें से फ्रेज बनेगा हैज़ बीन रनिंग। हैज़ बीन रनिंग क्या कर रहा है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है विल हैव ईटन, और इसमें क्या है, फ्यूचर एक्शन, मतलब कि अभी खाएंगे। इसमें भी क्या है कि ये इसने एक्शन को डिस्क्राइब करना है, तो ये फ्यूचर एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव विद इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कि ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, फ्रेज में भी किसी भी जो सेंटेंस है उसमें ये जो है एडजेक्टिव को जो है इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव विद अ सेंटेंस, एज अ एडजेक्टिव ये किसी भी सेंटेंस में आएगा। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर। इसमें एडजेक्टिव होगा और उसको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर होगा। एग्जाम्पल है, द क्वाइट एंग्री मैन शाउटेड एट द रिजल्ट, कि क्या हुआ कि कोई मैन था, आदमी था, उसने जब मतलब रिज़ल्ट देखा तो वो उस पर गुस्से हुआ। इसमें क्या है, एडजेक्टिव मतलब क्वाइट एंग्री एट द रिज़ल्ट, इसमें जो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो गुस्से में था। ये जो है हमारे पास ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। इसके अलावा वेरी ब्यूटीफुल भी एग्जाम्पल है। एक तो ब्यूटीफुल हो गया, तो जो इसकी क्वालिटी बताई जा रही थी दैट इज़ वेरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। देन है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर हाँ, वर्ब को हमारे पास मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या करेगा, इट फंक्शन एज एडवर्ब इन सेंटेंस, वो एज एडवर्ब अपना रोल प्ले करेगा सेंटेंस में। और इसका स्ट्रक्चर होगा एडवर्ब प्लस मॉडिफायर, हमारे पास एडवर्ब होगा और मॉडिफायर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी रन्स वेरी क्विकली। यहाँ पे क्या है, जो वेरी क्विकली है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे क्या है, जो वेरी क्विकली है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और वर्ब है रन। ये हो गई एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी विल मीट इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या कर रहा है, वी विल मीट को मॉडिफाई कर रहा है कि व्हेन वी विल मीट, के हम कब मिलेंगे। दिस इज एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये जब भी शुरू होगी हमारे पास, ये प्रेपोजिशन से शुरू होगी और एंड होगी नाउन या फिर प्रोनाउन पे एंड होगी, और इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी हमने बोला कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो स्टार्ट होगी प्रेपोजिशन से और एंड होगी नाउन या प्रोनाउन पे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन द पार्क, जो इन है वो एक प्रेपोजिशन है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है फ्रेज, ये पार्क पे एंड हो रहा है। अब पार्क जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो वो स्टार्ट होगा प्रेपोजिशन से और एंड होगा ऑब्जेक्ट से। देन आ गया अंडर द टेबल। अब अंडर जो है वो एक प्रेपोजिशन है और टेबल एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज इट फॉर्म यूजिंग एन इन्फिनेटिव वर्ब। इसको बनाया जाता है इन्फिनेटिव वर्ब को यूज़ करके एक इन्फिनेटिव
फ्रेज़ बनती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले टू जो है वो यूज़ करते हैं, देन वर्ब है, देन मॉडिफायर या फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। टू विन द रेस इज़ हिज ड्रीम, कि ये रेस जो जीतना है वो उसका ख्वाब है। सो इसमें क्या है, टू विन जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, और जो द रेस है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। सो हमने बोला कि इन्फिनेटिव फ्रेज़ को टू से स्टार्ट करना है, और उसके बाद वर्ब आएगा, और देन हमारे पास मॉडिफायर या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो द रेस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और जो टू विन था वो हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया। सो ये जो पूरा टू विन द रेस ये हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज़। देन है हमारे पास जैरेंड फ्रेज़। सबसे पहले जैरेंड्स को देखते हैं। जैरेंड क्या होते हैं? जैरेंड होते हैं, हम वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हैं किसी भी वर्ब के आगे, सो वो हमारे पास जैरेंड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रन है तो आईएनजी लगा के रनिंग, राइट है तो आईएनजी लगा के राइटिंग। सो दिस इज़, हम इसको बोलते हैं कि ये जैरेंड है, और ये एज अ नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में अपना रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो जैरेंड फ्रेज़ है वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जैरेंड फ्रेज़ लिखा हुआ है तो ये जैरेंड, इट कंसिस्ट ऑफ जैरेंड्स, ठीक है, जैरेंड्स होंगे इसमें। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि जैरेंड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर यहाँ पे मॉडिफायर आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। स्विमिंग इन द ओशन इज़ फन। इसमें फ्रेज़ है स्विमिंग इन द ओशन, और साफ पता चल रहा है कि इसमें जैरेंड कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि जैरेंड कैसे बनते हैं, आईएनजी लगा के। सो स्विमिंग, स्विम के आगे आईएनजी लगाया तो ये स्विमिंग हो गया, एंड दिस इज़ जैरेंड। और इन द ओशन उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सो इन द ओशन इज़ मॉडिफायर। देन द लास्ट वन इज़ पार्टिसिपल फ्रेज़। पार्टिसिपल फ्रेज़ स्टार्ट होता है प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल से, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सबसे पहले प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल होता है, और मॉडिफायर इसमें यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल है रनिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉय ट्रिप्ड। सो इसमें जो रनिंग डाउन है, रनिंग है जो हमारे पास, वो हमारे पास आ गया पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल फ्रेज़ मॉडिफाइज द नाउन बॉय। जो पार्टिसिपल फ्रेज़ है वो किसको मॉडिफाई, नाउन जो हमारे पास बॉय है उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो ये हो गया हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज़। उसके बाद हमने देखना है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, हमने पहले देखा कि हमने बोला कि फ्रेजेस ऐसे सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं कि जिनका मीनिंग तो समझ आता है लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं बनता, और हम इसको अगर इकट्ठा लिखें तो वो एक सेंटेंस नहीं बनता, बल्कि इनको फ्रेजेस को मिला के हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन क्लॉज़ की जब हम बात करते हैं तो क्लॉज़ इसके हम ऑपोजिट कह सकते हैं कि क्लॉज़ में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर वो अकेला भी हो तो वो एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। हमने बोला कि फ्रेज़ में जो है हमें कंप्लीट मीनिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, लेकिन क्लॉज़ में क्या होता है कि उसका मीनिंग भी समझ आता है और इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होती है। फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आते, और क्लॉज़ में ये दोनों इकट्ठे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेज़ की एग्ज़ाम्पल है इन द पार्क। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इन द पार्क में हमारे पास ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है। जबकि क्लॉज़ की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो शी प्लेज़ इन द पार्क, या फिर शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क। सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है, और जो प्लेज़ हो गया वो हमारे पास वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। सो ये की डिफरेंसेस हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस में। उसके बाद है फ्रेजेस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन सेंटेंसेस एडिंग डेप्थ एंड डिटेल। Recognizing and using different types of phrases allows for clearer, more precise communication. यही बात आ गई कि बहुत सारे हम दो या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और अगर हम इनको रिकग्नाइज़ करें या यूज़ करें तो हम अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स हैं, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेज़ को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फ्रेज़, फ्रेज़ होता क्या है। देन हमने इसके की फीचर्स देखे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आते, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता जब, बल्कि सेंटेंस का पार्ट होता है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया डिटेल से। देन हमने फ्रेज़ और क्लॉज का डिफरेंस देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर. If you guys have any questions, then you can ask. So thank you so much.